हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रेक्टम का एनाटॉमी पढ़ रहे हैं और रेक्टम के एनाटॉमी अभी तक हमने जो हमारे रिलेशंस तक का पार्ट था वो हमने अभी तक कवर कर लिया। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके म्यूकोजल फोल्ड्स क्या होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसका ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, आर्टरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, उसके साथ साथ जो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ जो हमारा मेन पार्ट होता है जो कि हम लोगों को रेक्टम का सपोर्ट मिलता है, कौन से लेयर्स या फिर कौन से फेशिया जैसे है जिसकी वजह से हमारा रेक्टम जो हमारे पेल्विस में सपोर्टेड होता है, ऐसे कुछ फेशियाज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शनल पार्ट हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं। फंक्शनल पार्ट मतलब जो हमारा रेक्टम होता है उसका एक्चुअल में फंक्शन कैसे होता है उसके भी बारे में थोड़ा बहुत एक यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे म्यूकोजल फोल्ड से। अगर हम लोग बात करते हैं रेक्टम की, तो रेक्टम में हमारे दो टाइप के म्यूकोजल फोल्ड है। एक होता है हमारा लॉन्जिट्यूडिनल म्यूकोजल फोल्ड और दूसरा होता है हमारा ट्रांसवर्स म्यूकोजल फोल्ड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझ लेते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल की अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉन्जिट्यूडिनल कैसे होते हैं कि ये ट्रांजिटरी होती है, थोड़ी समय के लिए हम लोगों को दिखेंगे, उसके बाद में जैसे हमारा रेक्टम यहाँ पर डिस्टेंड हुआ ये ऑब्लिटरेट हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे फोल्ड्स है जो कि परमानेंट होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे हमारे ट्रांसवर्स फोल्ड जनरली हमारे बॉडी में रेक्टम में 3 मिलते हैं। वो तीनों जो फोल्ड होंगे वो परमानेंट होंगे, उसमें कोई ट्रांजिटरी एक्शन नहीं होगी, मतलब वो थोड़ी देर के लिए आए और उसके बाद में जैसे हमारा रेक्टम डायलेट हुआ वो गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा कि जो लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड होंगे वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ऑब्लिटरेट हो जाएंगे, जैसे हमारा रेक्टम डायलेट हुआ वैसे। उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला अगर म्यूकोजल फोल्ड देखेंगे हम लोग, यहाँ पर पहला अगर म्यूकोजल फोल्ड देखेंगे वो क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड विच इज अ ट्रांजिटरी, थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट मिलेगा लेकिन प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द एम्प्टी रेक्टम। जैसे हम लोगों को एक चीज पता है कि जैसे हमारा ये जो सिग्मॉइड कोलॉन का जंक्शन आता है, ठीक है, मान लो ये हमारा रेक्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये हमारा सिग्मॉइड कोलॉन है, तो ये हमारा रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन है, ठीक है, ये रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन है। और जैसे यहाँ से हमारा डाइजेस्टिव फूड या फिर एज अ फीकल मैटर ये यहाँ पर रिजर्व होता है, ठीक है, और जैसे ही ये फीकल मैटर हमारे बॉडी के रेक्टम में आता है, ठीक है, ये रेक्टम के पहले पार्ट में अगर जैसे आता है तो क्या होगा कि ये जो रेक्टम का पार्ट होगा ये डायलेट होगा, ठीक है, ये पूरा फीकल मैटर क्या होगा, ये हमारे रेक्टम को डायलेट करेगा या फिर डिस्टेंड करेगा। अब जैसे ही हमारा रेक्टम डिस्टेंड होता है तो जिसके जो लॉन्जिट्यूडिनली म्यूकोजल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। और नॉर्मली कैसा होता है कि हमारा रेक्टम जो होता है वो एम्प्टी होता है। नॉर्मली हमारे इंडिविजुअल्स में, ह्यूमन इंडिविजुअल्स में हम लोगों को रेक्टम जो होता है एम्प्टी मिलता है, लेकिन जैसे ही ये फीकल मैटर हमारे रेक्टम में पहुंचेगा तो होगा क्या, रेक्टम डिस्टेंड होगा और जैसे ही रेक्टम डिस्टेंड हुआ हमारे जो लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड है वो ऑब्लिटरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुए हमारे लॉन्जिट्यूडिनल फोल्ड्स जो कि ट्रांजिटरी एक्शन करते हैं। दूसरे फोल्ड होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे रेक्टम में, वो होते हैं ट्रांसवर्स फोल्ड। अब ट्रांसवर्स फोल्ड जो हम लोगों को दिखते हैं वो एक्चुअली कैसे दिखते हैं, पहले हम लोग इसको डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है, इट इज अ फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ द रेक्टम, देन इट इज अ सेकंड ट्रांसवर्स फोल्ड एंड दिस इज अ थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड। अब हम लोगों को क्लियरली एक तो नजर आ रहा है कि ये जो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट में है या फिर अपर पार्ट बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम या फिर अपर पार्ट ऑफ रेक्टम, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारी लेफ्ट वॉल में प्रेजेंट है, ये रेक्टम की लेफ्ट वॉल है, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड फोल्ड अगर देखेंगे तो सेकंड फोल्ड कैसा है, हमारी राइट वॉल में प्रेजेंट है। और थर्ड फोल्ड जो होता है ये अगेन हमारी लेफ्ट वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है। रेक्टम के अगर ये दो वॉल कंसिडर करेंगे, ये लेफ्ट एंड राइट है, तो राइट में सेकंड है, फर्स्ट एंड थर्ड विच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट वॉल ऑफ द रेक्टम। और दूसरी चीज यहाँ पर नोटिस करने लायक क्या है कि अगर हम लोग इसका प्रोमिनेंस देखेंगे तो प्रोमिनेंट फोल्ड कौन सा है, सेकेंड वाला फोल्ड, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला फोल्ड जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो इसी को हम लोग अगर थ्योरेटिकली देखेंगे तो हमारे जो ट्रांसवर्स फोल्ड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा क्या नाम है इसका, इसको हम लोग कहते हैं हॉस्टन्स वॉल, ठीक है। ट्रांसवर्स फोल्ड या फिर हॉरिजॉन्टल फोल्ड जो होते हैं उसको दूसरा नाम क्या है, हॉस्टन्स वॉल। उसको अगेन क्या कहते हैं, प्लाइका ट्रांसवर्सालिस भी हम लोग कहते हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे ये जो प्लाइका ट्रांसवर्सालिस नहीं,
प्लाइका ट्रांसवर्सैलिस बोलो या फिर हॉस्टन्स वॉल बोलो या फिर ट्रांसवर्स फोल्ड बोलो, ये जो फोल्ड्स होते हैं वो एक्चुअली परमानेंट होते हैं एंड मोस्ट मार्क्ड व्हेन द रेक्टम इज डिस्टेंडेड। जब हमारा रेक्टम फुली लोडेड होता है तो ये जो पार्ट होता है या फिर ये जो फोल्ड्स होते हैं वो एक्चुअली में ज्यादा प्रोमिनेंट हम लोगों को दिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड की बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड हमने डायग्राम में कहा देखा है, लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड लाइज नियर द अपर एंड ऑफ द रेक्टम। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये फर्स्ट पार्ट है, कंसिडर करो ये मिडल पार्ट है रेक्टम का और ये लोअर पार्ट हमारा अम्पुला का पार्ट आता है। तो जैसे ही ये देखोगे आप, ये फर्स्ट पार्ट में पहला कौन सा प्रेजेंट है, फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड प्रेजेंट है हमारे अपर रेक्टम में एंड इट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द लेफ्ट वॉल विच इज सिचुएटेड 7.5 सेंटीमीटर अबव द एनस। मान लो ये हमारे एनल ओपनिंग है तो एनल ओपनिंग से इसका डिस्टेंस कितना आएगा, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर ही इसका डिस्टेंस आता है। ठीक है, समटाइम इट में सर्कल्स एंड पार्शियली कॉन्स्ट्रिक्ट द ल्यूमेन। कभी कभी जो फर्स्ट पार्ट होता है या फिर फर्स्ट ट्रांसवर्स फोल्ड होता है वो पूरी तरह से यहाँ पर एनसर्कल करता है और जो हमारा लुमेन होता है वो पार्शियली कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये समटाइम्स ऑलवेज नहीं है, हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, पहला पार्ट हमने देखा, पहला पार्ट समझ में आया। पहला ट्रांसवर्स फोल्ड कहाँ पे है, अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम में। दूसरे को समझते हैं, द सेकंड ट्रांसवर्स फोल्ड एंड विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉन्स्टेंट। पहले भी हमने देखा कि जो डायग्राम थी हमारे सेकंड ट्रांसवर्स फोल्ड जो कि हमारे रेक्टल अम्पुला के अपर एंड पे है। ठीक है, ये रेक्टम के अपर एंड पे है और ये जो सेकंड है ये रेक्टल अम्पुला के अपर एंड पे। ठीक है, रेक्टल अम्पुला के अपर एंड पे एंड विच इज लाइक द अपर एंड ऑफ द रेक्टल अम्पुला जो कि हमारा मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है एंड इट प्रोजेक्ट फ्रॉम द एंटीरियर एंड राइट वॉल। ठीक है, अगर ये देखेंगे ये क्या है, ये एंटीरियर वॉल है हमारे रेक्टम की, उसके साथ साथ ये राइट वॉल भी है। तो एंटीरियर और राइट वॉल से जो प्रोजेक्ट करने वाला कौन सा फोल्ड है वो है हमारा सेकंड ट्रांसवर्स फोल्ड। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं एंड द थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड विच इज इनकॉन्स्टेंट एंड लाइज 2.5 सेंटीमीटर बिलो द सेकंड फोल्ड एक्चुअली एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ठीक है, लास्ट पार्ट में ये भी पढ़ा हमने की, या फिर हमारी जो डायग्राम थी, डायग्राम में क्या देखा हमने, ये जो थर्ड पार्ट है या फिर थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड है वो कहाँ पे है, लेफ्ट पे प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट पे, थर्ड लेफ्ट पे और जो सेकंड है वो हमारी राइट पे, विच इज द मोर प्रोमिनेंट एंड कांस्टेंट ट्रांसवर्स फोल्ड। ठीक है, ये हमारे 3 म्यूकोजल फोल्ड होते हैं जो कि ट्रांसवर्स होते हैं और लॉन्जिट्यूडिनल भी फोल्ड्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोगों को ये क्वेश्चन आया कि म्यूकोजल फोल्ड्स ऑफ द रेक्टम, म्यूकोजल फोल्ड्स ऑफ रेक्टम एक्सप्लेन करो। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हम लोगों को आ सकता है। ठीक है, इसको हम लोगों को एक्सप्लेन कैसे करना है, देयर आर मेन 2 टाइप्स ऑफ द फोल्ड्स, म्यूकोजल फोल्ड्स आर प्रेजेंट इन द रेक्टम। फर्स्ट वन इज द longitudinal and second one is the transverse। ठीक है, longitudinal कैसे है, ट्रांजिटरी है और ये डिस्टेंशन होने पे या फिर हमारा रेक्टम जो है वो डिस्टेंडेड होने के बाद ये ऑब्लिटरेट हो जाते हैं, ऑब्लिटरेटेड। और अगर हम लोग ट्रांसवर्स फोल्ड की बात करते हैं विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पे है, लेफ्ट वॉल पे है एंड सेकेंड कहाँ पे है, राइट वॉल पे है। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड कांस्टेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट एंड कांस्टेंट। ठीक है, अगर इतना भी आपने लिख दिया तो भी आपके आंसर बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका सप्लाई कैसे आता है। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम हमने देखी थी, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट ऑफ द म्यूकोजल फोल्ड। ठीक है, और अगर हम लोग इसको यहाँ पर लूमेन के साथ कंसीडर करेंगे, ये मान लो ये हमारा लूमेन है, लूमेन में कैसे दिखने वाले, सेकंड पार्ट देखेंगे या फिर सेकंड ट्रांसवर्स फोल्ड देखेंगे तो ये सबसे बड़ा हम लोगों को नजर आएगा। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द थर्ड वन। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे ब्लड सप्लाई के बारे में। ठीक है, उसके पहले एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे हमारा मान लो जो हमारा रेक्टम बन रहा है वो कैसे बनता है, अगर डेवलपमेंटल की बात करते हैं या फिर डेवलपमेंटल लाइफ की बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं तो जो हमारा हाइंड गट होता है उससे हमारा रेक्टम बन रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा एक चेंज ऐसा है कि
जो हमारा अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम होता है, जो कि हम लोग पेरिटोनियम रिलेशन में पढ़े हैं। पेरिटोनियम रिलेशन में हमने क्या देखा था, एक डायग्राम से हमने समझा था। मान लो ये हमारा रेक्टम है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। ये फर्स्ट 1/3, अपर 1/3 मान लो, ये मिडल 1/3 और ये लोअर 1/3, बराबर। अब ये जो यहाँ पर अपर 1/3 है, इसका पेरिटोनियम रिलेशन कैसा था, ये पेरिटोनियम की कवरिंग कहाँ तक थी, फ्रंट में भी थी और साइड में भी थी, ठीक है। फ्रंट में भी थी और साइड में भी थी इसकी पेरिटोनियम की कवरिंग, ठीक है। और जो मिडल 1/3 था उसमें कहाँ थी, उसके सिर्फ फ्रंट में या फिर एंटीरियरली बोलो, एंटीरियरली ये पेरिटोनियम प्रेजेंट था, लेकिन साइड में यहाँ पर एब्सेंट था। और जो थर्ड था, थर्ड पार्ट या फिर लोअर पार्ट बोलो रेक्टम का, या फिर लोअर 1/3 पार्ट बोलो, ये डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम, मतलब इस पे कोई पेरिटोनियम की कवरिंग हम लोगों को नहीं मिलती है, डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम। ये पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। अब अगर देखेंगे तो ये जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, मतलब अपर 1/3 एंड मिडल 1/3 विच इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम लेयर। तो ये जो पार्ट है ये बनता है हमारे हाइंड गट से, ये बनता है हमारे हाइंड गट से। और जो डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम वाला पार्ट है, मतलब जिसपे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं है, विच इज द लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द रेक्टम, इट इज अ डेवलप फ्रॉम द क्लोका, ठीक है, क्लोका। तो ये क्लोका क्या है, क्लोका मतलब क्या है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड पार्ट होता है उसको हम लोग डेवलपमेंटल लाइफ में क्लोका कहते हैं। इससे हमारे जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें से डाइजेस्टिव ट्रैक का जो एंडिंग पार्ट होता है वो भी बनता है। उसके बाद में अगर हम लोग जेनाइटल का भी देखते हैं, यूरिनरी का भी पार्ट देखते हैं, तो वो भी ये क्लोका से डेवलप होता हुआ हम लोगों को दिखता है एज अ डेवलपमेंटल लाइफ में, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है कि जो हमारे हाइंड गट से पार्ट कौन सा बना रेक्टम का, फर्स्ट 1/3 एंड मिडल 1/3, लेकिन जो हमारा लोअर 1/3 पार्ट है वो हमारे क्लोका से बनता है। तो यही सेंटेंस यहाँ पर दिया है, द अपर पार्ट विच इज रिलेटेड टू द पेरिटोनियम विच डेवलप फ्रॉम द हाइंड गट एंड लाइज अबव द थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ द रेक्टम। जो हमने थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड देखा था, तो वो थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड कहाँ पे है, एकदम लोअर साइड पे है, मतलब रेक्टल एम्पुला का मान लो लोअर पार्ट जो होता है उसमें हमारा थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड है। तो जो थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड है उसके ऊपर का जितना भी पार्ट है, उसके ऊपर का जितना भी पार्ट है वो किससे बना है, हाइंड गट से बना है, ठीक है। एंड द लोअर पार्ट विच इज द डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम विच डेवलप फ्रॉम द क्लोका एंड लाइज बिलो द थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड। ये जो थर्ड ट्रांसवर्स फोल्ड था हमारा, जो कि प्रेजेंट था लेफ्ट साइड पे, इसके नीचे का जितना भी रेक्टम का पार्ट है वो किससे बना है, क्लोका से बना है। या फिर जो हम लोग पेरिटोनियल रिलेशन में पढ़े उसमें जो डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम, मतलब जो पेरिटोनियम की विदाउट कवरिंग के साथ पार्ट था वो किससे बना था, वो बना था हमारी क्लोका से। ये डेवलपमेंटल लाइफ की बात है। अब इसमें अगर देखेंगे फंक्शनली देखेंगे तो ये हम लोगों ने अभी एक चीज देखी कि हमारा जो सिग्मोइड कोलन होता है, सिग्मोइड कोलन होता है वो रिजर्वायर का काम करता है, रिजर्वायर का काम करता है किसके लिए, फीकल मैटर के लिए, ठीक है। यहाँ पर फीकल मैटर के लिए एज ए रिजर्वायर हमारा सिग्मोइड कोलन काम करता है। जैसे ही सिग्मोइड कोलन से फीकल मैटर हमारे रेक्टम में आता है, रेक्टम में आता है, तो वो होगा क्या, ये डिस्टेंड हो जाएगा, ठीक है, इसका डिस्टेंशन होगा। और जैसे ही रेक्टम का डिस्टेंशन होता है हम लोगों को डिजायर होती है डेफिकेशन की, डिजायर ऑफ डेफिकेशन, ठीक है। ये फंक्शन होता है हमारे रेक्टम और यहाँ पर सिग्मोइड कोलन का। तो ये यहाँ पे क्या है कि सिग्मोइड कोलन जैसे देखा हमने वो क्या है, एज ए रिजर्वायर काम कर रहा है फीकल मैटर के लिए। जैसे ही हमारे पेरिस्टालसिस की वजह से यहाँ पर सिग्मोइड कोलन से फीकल मैटर रेक्टम में आया, रेक्टम डिस्टेंड हुआ, डिस्टेंशन हुआ, और उसी के साथ साथ हम लोग को डिजायर ऑफ डेफिकेशन होता है, या फिर अर्ज ऑफ डेफिकेशन बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो डिजायर ऑफ डेफिकेशन किससे हुआ, डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम से। और वो क्यों हुआ, अगर हम लोग इसको रिवर्स देखेंगे, डिस्टेंशन ऑफ रेक्टम क्यों हुआ, क्योंकि सिग्मोइड कोलन से फीकल मैटर हमारे रेक्टम में पहुंच गया, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी एक्सप्लेन की है, फंक्शनली द सिग्मोइड कोलन इज अ फीकल रिजर्वायर एंड द होल ऑफ द रेक्टम इज एम्प्टी इन द नॉर्मल इमेज। अगर नॉर्मली देखेंगे तो ये एम्प्टी मिलेगा हम लोगों को, बीइंग सेंसिटिव टू डिस्टेंशन। जैसे कि डिस्टेंशन के लिए सेंसिटिव होता है, जब ये डिस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली इसके बाद क्या होगा, हम लोगों को डेफिकेशन का डिजायर लगेगा, डेफिकेशन करने की हम लोगों को अर्ज आएगी, ठीक है। एंड पासेस ऑफ द फीकस इनटू द रेक्टम, देयरफॉर द कॉजेस ऑफ द डिजायर टू डेफिकेट, इट
इट कॉजेज द डिजायर टू डेफिकेट। जैसे ही रेक्टम हमारा डिस्टेंट हुआ उसके बाद में हम लोगों को डिजायर टू डेफिकेट होता है। अब अगर हम यहाँ पे इसके बाद में इसके आर्टरियल सप्लाई की बात करते हैं, जो ब्लड सप्लाई होता है एक्चुअली कभी कभी यहाँ पे जो हमारा रेक्टम और एनल कैनाल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों को एक चीज तो मालूम है कि जो हमारा बाकी का लार्ज इंटेस्टाइन है इससे कई अलग इसकी एनाटॉमी, थोड़ा डीप एनाटॉमी हम लोगों को रेक्टम और एनल कैनाल की मिलती है। समझने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये। और अगर हम लोग देखेंगे तो इस पे जो क्वेश्चन आते हैं हम लोगों को एग्जाम में, स्पेशली कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ के, जैसे कि हमने अभी म्यूकोजल फोल्ड की बात करी तो म्यूकोजल फोल्ड पे भी कभी कभी क्वेश्चन आएगा, कभी कभी इसके आर्टरियल सप्लाई या फिर वेनस ड्रेनेज पे भी क्वेश्चन आता है। तो उसको हम लोगों को कैसे लिखना है, अगर हम लोग ये डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम में दोनों चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है, आर्टरियल सप्लाई भी है और यहाँ पर वेनस सप्लाई भी है। तो जो आर्टरियल सप्लाई है वो मेन किससे आता है, हमारी आर्टरी से। कौन सी आर्टरी है वो, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से, विच इज द चीफ आर्टरी ऑफ द रेक्टम। मतलब जितना भी ब्लड सप्लाई हम लोग देख रहे हैं अपर पार्ट में मोस्टली इसका सप्लाई होता है। तो लेकिन हम लोग इसको चीफ आर्टरी क्यों कर रहे हैं कि जो स्टार्टिंग पार्ट है मोस्टली उसको ये ज्यादा कवर करता है। दूसरी चीज ऐसा है कि जो इसकी अलग अलग ब्रांचेस बनती है, छोटी छोटी ब्रांचेस जो बनती है वो हमारे पूरे रेक्टम को यहाँ पर कवर करती हुई इसको सप्लाई करती है, इसीलिए इसको चीफ आर्टरी हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो पहली आर्टरी अगर देखेंगे तो विच इज अ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है, और अगर हम लोग इसको सुपीरियरली देखेंगे तो ये ब्रांच किसकी है, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अब यहाँ पर दूसरी आर्टरी कौन सी है, मिडल रेक्टल आर्टरी। मिडल रेक्टल आर्टरी, इसके नाम से हम लोगों को समझेगा कि ये मिडल पार्ट में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मिडल रेक्टल आर्टरी जो होती है वो किसकी ब्रांच है, विच इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी। ठीक है, और तीसरी मेन आर्टरी यहाँ पर होती है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। अब जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी होती है वो होती है ब्रांच इंटरनल पोडेंडल आर्टरी की। ये तीन मेन आर्टरी है, उसके साथ साथ एक आर्टरी का यहाँ पर बीडीसी में भी उल्लेख किया है जो कि मीडियन सैक्रल आर्टरी है। अब मीडियन सैक्रल आर्टरी एक्चुअली में एक एवर्टा की ही ब्रांच है जो पोस्टीरियर मीडियल साइड से यहाँ पर मिलती है हम लोगों को, वो हमारी मीडियन सैक्रल आर्टरी है। अब इसके नाम से हम लोगों को ये समझ में आएगा कि ये मीडियन मतलब हमारे जो मिडल का पार्ट होगा वहीं पे सप्लाई करेगी, मीडियन सैक्रल आर्टरी। ठीक है, अगर हम लोग सैक्रल बोन देखेंगे उसमें ज्यादातर हम लोगों को ये क्लियरली नजर आएगा कि ये ब्रांच है एवर्टा की, और एवर्टा से ये सैक्रम को सप्लाई करते हुए यहाँ पे हमारे जो मिडल या फिर मीडियन सैक्रल आर्टरी की जो ब्रांच आई यहाँ पर उसको ये अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम में इसको सप्लाई करती है। ठीक है, इट इज अ मीडियन सैक्रल आर्टरी। तो ये जो मेन चार आर्टरीज है उसमें से भी तीन इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, विच इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। मिडल रेक्टल आर्टरी सेकेंड आर्टरी है, इसको ध्यान में रखना है, विच इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी। ठीक है, इंटरनल आइलियक आर्टरी। एंड थर्ड हम लोगों को इसको ध्यान में रखना है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी को, विच इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। ठीक है, एंड फोर्थ वन मीडियन सैक्रल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ एवर्टा। ठीक है, ये चार आर्टरी का यहाँ पर सप्लाई हम लोगों को दिखता है। पहला कौन सा देखा हमने, सुपेरियर रेक्टल आर्टरी, ये ब्रांच अगर देखेंगे ये सुपेरियर रेक्टल आर्टरी है। यहाँ पर देखेंगे ये जो रेड कलर से यहाँ से दिखाई है ये मिडल रेक्टल आर्टरी है, और लोअर साइड से अगर देखेंगे यहाँ पर ये जो है ये हमारी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वेनस ड्रेनेज की। अब वेनस ड्रेनेज में भी सेम नाम यहाँ पर हम लोगों को याद रखने, सुपेरियर रेक्टल, मिडल रेक्टल, मीडियन सैक्रल और इंफीरियर रेक्टल। यही नाम हम लोगों को जैसे कि आर्टरी में मिले सेम हम लोगों को वेन में मिलेंगे। ठीक है, पहला है सुपेरियर रेक्टल वेन विच इज अगेन मेन वेनस सप्लाई या फिर मेन वेनस ड्रेनेज है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये सुपेरियर रेक्टल वेन है, और ये सुपेरियर रेक्टल वेन जो है ये ब्रांच किसकी है, विच इज अगेन अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। और ये इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन क्या कर रही है, स्प्लेनिक वेन के साथ मिल रही है, उसके बाद में ये पोर्टल सर्कुलेशन में यहाँ पर एंटर करती है। दूसरी है मिडल रेक्टल वेन। मिडल रेक्टल वेन इट इज अगेन अ ब्रांच ऑफ इंटरनल आइलियक वेन। जैसे कि यहाँ पर देखा था मिडल आर्टरी किसकी, मिडल रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल आइलियक आर्टरी की। वही यहाँ पर अगर मिडल रेक्टल वेन की बात करते हैं तो मिडल रेक्टल वेन भी हमारे इंटरनल आइलियक वेन की यहाँ पर ब्रांच होती है। तीसरी अगर हम लोग देखेंगे वेनस सप्लाई या वेनस ड्रेनेज तो इंफीरियर रेक्टल वेन का होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये इंटरनल रेक्टल वेन है, जो इंफीरियर रेक्टल वेन सॉरी,
तो ये किसकी ब्रांच है, हमारे इंटरनल पुडेंडल वेन की ये भी ब्रांच है। और चौथा अगर हम लोग देखेंगे वेनस ड्रेनेज कहाँ से होता है, तो मीडियल सैक्रल वेन से यहाँ पर ड्रेन होता है। ये आर्टरी यहाँ पर, ये आर्टरी और वेन भी यहाँ पर ये डायग्राम में नहीं दिखा है, ये मीडियल सैक्रल यहाँ पर वेन भी नहीं है और आर्टरी भी यहाँ पर नहीं दिखाई है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो हमारा रेक्टम का ब्लड सप्लाई या फिर वेनस ड्रेनेज होता है वो एक्चुअली स्पेशल, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे हिमराइड्स होते हैं, ठीक है, आपने एक टर्म सुनी होगी पाइल्स, ठीक है, मराठी में इसको मूलव्याध कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको बवासीर हम लोग कहते हैं, ये एक्चुअली एनल रीजन के डिसीजेस है। ठीक है, पाइल्स सेम है, मूलव्याध मराठी में और बवासीर इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग मेडिकल लैंग्वेज की बात करते हैं इसको हम लोग हीमोराइड्स कहते हैं। ठीक है, हीमोराइड्स एक्चुअली यहाँ पर हमारे जो एनल कैनाल होती है उसके और रेक्टम के यहाँ पर बीच में एनल कुशंस प्रेजेंट होते हैं। एनल कुशंस का मतलब क्या है, जो हमारे वेसल के प्लेक्सस बनते हैं, वेनस प्लेक्सस जिसको हम लोग कहते हैं, जो प्लेक्सस होते हैं वो एक्चुअली यहाँ पर हमारे एनल रीजन में 3 जगह पर होते हैं। एक होता है 3 o'clock पोजिशन पे, एक होता है 7 o'clock पोजिशन पे और एक होता है 11 o'clock पोजिशन। ठीक है, तो ये 3, 7 एंड 11 o'clock पोजिशन पे जो वेनस प्लेक्सस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, या फिर इसको हम लोग एनल कुशंस कहते हैं। अगर इसमें डायलेटेशन होता है, तब जाके इसको हम लोग कहते हैं पाइल्स या फिर हिमोराइड्स। ठीक है, अब ये इसको बताने का यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपने कभी इसके ऑपरेटिव के नाम सुने होंगे, एक स्क्लेरोथेरेपी हम लोग कहते हैं, जिसको इंजेक्शन थेरेपी भी कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बोलो तो इसको स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं या फिर इंजेक्शन थेरेपी कहते हैं। तो जो पाइल्स पे हम लोग इंजेक्शन देते हैं वो कौन सा होता है, एक्चुअली जो स्क्लेरोथेरेपी है, इसको स्क्लेरोथेरेपी का नाम क्यों आया, इसमें हम लोग जनरली यूज करते हैं स्क्लेरोजेंट या फिर स्क्लेरोजिंग एजेंट। जो इंजेक्शन हम लोग यूज करते हैं उसका पर्पज क्या होता है कि जो हमारे वेसल्स होती है, जो एनल कुशंस हो, जो डायलेट हुए वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए और जो एक्स्ट्रा मास है या म्यूकोजा है वो यहाँ से फॉल आउट हो जाए, नेक्रोस्ट होके। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो इसके लेयर्स होते हैं, जनरली ये इंजेक्शन देना होता है हम लोगों को सब म्यूकोजल लेयर में हम लोगों को ये इंजेक्शन देना होता है। और ये चीज हम लोगों को पता है कि जो हमारा जो भी सप्लाई होता है, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई, ये ज्यादातर हमारे सब म्यूकोजल एरिया से भी होता है। और अगर हम लोग ये इंजेक्शन अगर ये लेयर में यहाँ पर ब्रिक करके दे रहे, तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि इंजेक्शन जो है ना ये वेन में ना चला जाए। अगर ये गलती से वेन में चला जाता है तो यहाँ पर जितने भी वेन है वो अल्टीमेटली यहाँ पर पोर्टल वेन में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली वो पोर्टल वेन में आ रहे हैं, पोर्टल वेन से यहाँ पर हमारे लीवर में जाएंगे, लीवर से फिर हमारे इंफीरियर वेना कैवा में जाएंगे। तो ये जो पोर्टो कैवल एनास्टोमोसिस होता है, या फिर जो हमारा पोर्टल सिस्टम का ब्लड सप्लाई यहाँ तक आया है, या फिर यहाँ से भी हमारा वेनस ड्रेनेज पोर्टल वेन तक गया है, तो होगा क्या कि जो भी यहाँ पर इंजेक्शन हमने प्रेस किया, पुश किया है, वो अगर डायरेक्टली वेन में जाएगा तो हमारे डायरेक्ट सिस्टम में यहाँ पर वर्क करने लगा और उसके साइड इफेक्ट आते हैं। कभी कभी पेशेंट यहाँ पे शॉक में जाके पेशेंट की डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए कभी भी अगर हम लोग स्क्लेरोथेरेपी करते हैं तो म्यूकोजल एरिया में जब हम लोग इंजेक्शन प्रिक करते हैं, पहले एस्पिरेट करके देखते हैं कि ये वेन में नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर ख्याल रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है और इसीलिए यहाँ पर रेक्टम और एनल कैनल का जो भी ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों को ऑपरेटिव करने के पहले समझने के लिए। ठीक है, तो ये होता है इसका वेनस ड्रेनेज। आगे बात करते हैं हम लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज की। लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होता है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये इंफीरियर मेसेंट्रिक नोड का पार्ट है। यहाँ पर ये हमारा एब्डोमिनल आवर्टा होता है। ठीक है, ये हमारा एब्डोमिनल आवर्टा है, यहाँ से कॉमन इलियाक आर्टरी आएगी। ठीक है, उसके ब्रांचेस अलग अलग बनती है, एक्सटर्नल इलियाक, इंटरनल इलियाक। तो इसके पेरीफेरी में जितने भी नोड्स है उसको हम लोग उसी तरह से नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है इंफीरियर मेसेंट्रिक नोड। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे अवर्टा के एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, ये कहाँ से हमारा लिम्फ ड्रेन कर रहे हैं, यहाँ से अपर पार्ट के रेक्टम से। ठीक है, और इसके बाद में पहले तो ये जहां से ये लिम्फ ड्रेन होगा पहले पैरारेक्टल नोड्स में जाएगा और पैरारेक्टल नोड से अल्टीमेटली हमारे इंफीरियर मेसेंट्रिक नोड में जाएगा। दूसरा है यहाँ पर इंटरनल इलियाक नोड। यहाँ पर देखेंगे ये राइट इंटरनल इलियाक नोड है और यहाँ पर ये लेफ्ट इंटरनल इलियाक नोड है।
उसके बाद में देखेंगे तीसरा कौन सा लिम्फ नोड यहाँ पर ड्रेन करता है, हमारे सुपरफिशियल इन्वाइरनल नोड, जो कि लोअर पार्ट से निकलते, यहाँ से अगर ये लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम अगर देखेंगे ये, तो ये यहाँ पे कहाँ ड्रेन कर रहे हैं, हमारे इंटरनल इन्वाइरनल या फिर सुपरफिशियल इन्वाइरनल नोड्स में। ठीक है, तो लोअर पार्ट से आ रहे वो यहाँ पे सुपरफिशियल इन्वाइरनल नोड में जा रहे। उसके बाद में जो अपर पार्ट से हो रहा है लिम्फ ड्रेन वो कहाँ पे हो रहा है, इंटरनल इलियक नोड में, और उसके साथ साथ इंफीरियर मेजेंट्रिक नोड में। लेकिन उसके पहले का क्या मीडिएटर है यहाँ पे, पैरा रेक्टल नोड से। ठीक है, ये पैरा रेक्टल नोड से होता हुआ फिर यहाँ पर इंफीरियर मेजेंट्रिक नोड में जा रहा है। ये हुआ इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, अगर हम लोग नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो सिंपैथेटिक देखेंगे तो L1 L2 से आता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो S2 S3 और S4 से हम लोगों को यहाँ पर नर्व सप्लाई होता है। अब इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी रेक्टम को सपोर्ट देने का। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेक्टम है हमारे पेल्विक एरिया में यहाँ पर सस्पेंडेड ना हो, उसको एक फिक्स जगह मिले, ताकि जो हमारा मोशन का एरिया है या फिर जो भी इसको यहाँ पे डेवलप होने वाले मास है उसको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हम लोग पैथोलॉजी समझ सके उसकी भी कि एक्चुअली में कहाँ है। इसके लिए यहाँ पर जो मसल्स होते हैं उसके कुछ फेशियाज डेवलप होते हैं, और जैसे ये फेशिया डेवलप हुए उससे ये हमारा जो रेक्टम है ये सपोर्टेड होता है। इसमें जनरली तीन यहाँ पर मेन फेशियाज है, फेशिया ऑफ वॉल्डेर है, दूसरा होता है हमारे लैटरल लिगामेंट्स, और तीसरा होता है हमारा डेनोविलियर फेशिया। अब ये तीनों चीजें क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। लेकिन हम लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि जहां पर हम लोग पेल्विस की बात करते हैं वहां पर लिवेटर एनी मसल्स हमारा पेल्विक फ्लोर बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लिवेटर एनी मसल्स का भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं। तो अगर हम लोग फेशिया ऑफ वॉल्डेर की बात करते हैं तो फेशिया ऑफ वॉल्डेर होता कहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो ये क्या है, ये हमारा सैक्रल का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा सैक्रल का पार्ट है, और सैक्रल के बाजू में यहाँ पर प्री सैक्रल फेशिया है। ठीक है, यहाँ पर ये प्री सैक्रल फेशिया है। आपने एक टर्म सुनी होगी, एक्चुअली में ये बीडीसी में मेंशन नहीं किया है, शायद मैंने भी कहीं दिखा नहीं हुई, क्योंकि ये भी जो भी एनाटॉमी में यहाँ पे नोट्स निकाला वो पूरे बीडीसी के हैं। लेकिन एक यहाँ पर मेसोरेक्टम नाम की टर्म आती है। ठीक है, मेसोरेक्टम, हमने मेसोकोलन देखा, ट्रांसवर्स मेसोकोलन देखा, सिग्मॉइड मेसोकोलन देखा। जहां पर मेसो की बात आती है या फिर मेसो वर्ड यूज होता है उसका मतलब हम लोग कहते हैं कि इसमें मेजेंट्री का पार्ट है, मेजेंट्री का पार्ट है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक्चुअली में रेक्टम के पेरिफेरी में कोई मेजेंट्री का पार्ट नहीं है, हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा। तो ये मेसोरेक्टम क्या होता है, जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमारा जो रेक्टम होता है ये रेक्टम के पेरिफेरी में यहाँ पर कुछ कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज, उसके साथ साथ एक फैट का भी यहाँ पर एक लेयर बनता है, और ये लेयर जो होता है ये लेयर होता है उसको भी एक फेशिया कवर करता है, उसको भी एक फेशिया कवर करता है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मेसोरेक्टम। अब ये मेसोरेक्टम मतलब क्या है कि ये कनेक्टिव टिश्यू प्लस फैट और इसके ऊपर एक फेशिया का लेयर आना, और ये किसके ऊपर है, ये हमारा रेक्टम जो होता है ये रेक्टम के ऊपर प्रेजेंट होता है, मतलब पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ से अगर ये पूरा कंप्लीट पार्ट देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा मेसोरेक्टम का पार्ट है। अब मेसोरेक्टम का यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, जो भी हमारे जो ब्लड सप्लाई होता है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज और उसके साथ साथ जो भी हमारा नर्व सप्लाई होता है ये पूरा हमारा मेसोरेक्टम से होता है। ठीक है, इसका मतलब जो भी हम लोग हमारे आर्टरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज जो भी होगा, और वो जो वेन्स प्रेजेंट होगी, आर्टरी प्रेजेंट होगी, किसमें है, हमारी मेसोरेक्टम में प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम लोग जब इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो जो भी ब्लड सप्लाई होता है वो हमारी मेजेंट्री से आता है, बराबर। तो सेम यहाँ पर भी मेसोरेक्टम में हमारा ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होता है। अब जब हम लोग मेसोरेक्टम देख रहे हैं यहाँ पर, तो मेसोरेक्टम क्या है, ये पेरिफेरल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो मेसोरेक्टम है और यहाँ पर एक प्री सैक्रल फेशिया है, इन दोनों के बीच में एक वॉल्डियर्स फेशिया नाम की कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये वॉल्डियर्स फेशिया नाम की जो कवरिंग है इससे हमारे
जो रेक्टम होता है उसको सपोर्ट होता है, क्योंकि अगर ये फेशिया यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि रेक्टम जो है ये थोड़ा सा मोबिलाइज होने की चांसेस होता है। और इन दोनों के बीच में जो हमारा मेसोरेक्टम है, मान लो ये मेसोरेक्टम की लेयर है और ये फेशिया ऑफ वाल्डर है, इन दोनों के बीच में एक लेयर ऐसी होती है जो अवस्कुलर लेयर होती है। अवस्कुलर मतलब जहां पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ब्लड सप्लाई यहाँ पर नहीं होता है, जिसको कि हम लोग अवस्कुलर लेयर कहते हैं। और ये अवस्कुलर लेयर का इंपॉर्टेंट क्या है, जब हमारी कोई रेक्टम की पैथोलॉजी होती है, मान लो ये ट्यूमर है, ये रेक्टम में प्रेजेंट है और ये ट्यूमर को निकालना है तो हम लोगों को रेक्टम का पार्ट जो है मोबिलाइज करना पड़ता है। और जब भी हम लोग रेक्टम को यहाँ पर डिसेक्ट करते हैं वो एक्चुअली कौन से प्लेन में करते हैं, जो अवस्कुलर प्लेन होता है। ये जो लेयर है ये अवस्कुलर लेयर है जहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर जो मेसोरेक्टम को अगर हम लोग डिसेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई पूरा मेसोरेक्टम से आ रहा है, इसीलिए जो भी हम लोग मेसोरेक्टम को सेपरेट करेंगे वो एक्चुअली ब्लीडिंग में कन्वर्ट होगा। और इसीलिए यहाँ पर जो नेचुरली एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि अवस्कुलर लेयर होती है, उसी को हम लोग डिसेक्ट करके हमारा रेक्टम जो है मोबिलाइज करते हैं या फिर ट्यूमर निकालते हैं। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस यही होता है कि यहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसीलिए इसको यहाँ से डिसेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ये अवस्कुलर लेयर खत्म होती है उसी के पीछे ये फेशिया जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं वॉल्डियर्स फेशिया। ठीक है, जैसे ये अवस्कुलर लेयर खत्म हो उसके नजदीक से ही, लेकिन कहाँ पे है, ये पोस्टेरियरली है। ठीक है, रेक्टम के पोस्टेरियरली है, मतलब ये सैक्रल के पहले आता है और वो क्या है, रेक्टो सैक्रल फेशिया इसको हम लोग कहते हैं या फिर वॉल्डियस फेशिया इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे बनता है उसको देखेंगे। इट अटैचेस द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टल एम्पुला टू द सैक्रल। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये जो हमारा एम्पुला है ये हमारे रेक्टम को सैक्रल के साथ अटैच करने में या फिर यहाँ पर इसको बांध के रखने में हेल्प करता है। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ पेल्विक फेशिया बिहाइंड द रेक्टम। जो भी हमारा पेल्विक फेशिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है बिहाइंड द रेक्टम, इसके पीछे पोस्टीरियर साइड पे जो भी हमारा पेल्विक फेशिया है उसी का कंडेंसेशन का एक पार्ट बनता है जिसको कि हम लोग वॉल्डियस फेशिया कहते हैं। ठीक है, दूसरे यहाँ पर लिगामेंट्स की बात करते हैं, लैटरल लिगामेंट्स ऑफ द रेक्टम। अब लैटरल लिगामेंट्स का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे फेशिया बनता होता है हमारे पेल्विक फेशिया, उससे क्या होता है कि जो हमारा लैटरल पार्ट होता है रेक्टम का, मान लो ये ट्यूब है हमारी रेक्टम की और ये हमारा लैटरल पार्ट होता है हमारे रेक्टम का, तो जो साइड का पार्ट होता है वो किससे यहाँ पर अटैच होता है, वो होता है लैटरल लिगामेंट ऑफ द रेक्टम के साथ अटैच, या फिर यही इसका सपोर्ट होता है। ठीक है, एंड फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ पेल्विक फेशिया। ये भी पेल्विक फेशिया के कंडेंसेशन से होता है, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन ईच साइड ऑफ द रेक्टम। जैसे कि फेशिया ऑफ वाल्डर कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, और साइड से क्या प्रेजेंट है, लैटरल लिगामेंट। ठीक है, they enclose the middle rectal vessels and the branches of pelvic plexuses and attaches the rectum to the posterior lateral wall of the lesser pelvis। जो कि pelvis की posterior lateral wall होती है उसके साथ अटैच करने में हमारे lateral ligament यहाँ पर हम लोगों को हेल्प करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो लास्ट हमारा फेशिया आता है जिसको हम लोग रेक्टोवेसिकल या फिर डिनोविलियस फेशिया कहते हैं। एक टर्म हमने देखी थी, जो हमारा ये रेक्टम है और यहाँ से हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, बराबर, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है यहाँ पर, और यहीं से एक हमारा जो पेरिटोनियम कवरिंग का एक लेयर देखा था हमने, ये क्या है, हमारे रेक्टोवेसिकल पाउच है। ठीक है, रेक्टोवेसिकल पाउच। और जैसे ही ये हमारे रेक्टोवेसिकल पाउच होती है, इसको यहाँ पर अगर कंटिन्यू देखेंगे हम लोग तो ये कंटिन्यू करती है हमारी एज अ डिनोविलियर फेशिया नाम से। ठीक है, विच एक्सटेंड फ्रॉम द रेक्टम बिहाइंड द सेमिनल वेसिकल्स। यहाँ पे हमारे सेमिनल वेसिकल्स होंगे, एंड द प्रोस्टेट इन फ्रंट, एक सेकंड यहाँ पे डायग्राम में इसको समझते हैं। पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा रेक्टोवेसिकल पाउच है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर अगर नीचे साइड देखेंगे, ये ब्लूइश कलर में जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ डिनोविलियर्स फेशिया या फिर रेक्टोजेनाइटल फेशिया इसको हम लोग कहते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट एंटीरियर टू द रेक्टम। ठीक है, एंटीरियर टू द रेक्टम। और इसके फ्रंट में क्या होगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारी, सेमिनल वेसिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इसके फ्रंट में, तो ये भी इसका एक सपोर्ट होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे, द पेल्विक पेरिटोनियम एंड द रिलेटेड वस्कुलर पेडिकल्स आल्सो हेल्प्स इन द कीपिंग द रेक्टम इन पोजीशन। रेक्टम को पोजीशन में रखने में पेल्विक पेरिटोनियम का भी पार्ट आता है।
उसके साथ साथ कुछ वस्कुलर पेडिकल्स भी होते हैं, वो भी यहाँ पर हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ पेरिनियल बॉडी भी होती है एंड यहाँ पर जिसके मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं कुछ, वो भी हमारे रेक्टम को पोजीशन में रखने की यहाँ पर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये मेनली 3 स्ट्रक्चर जो है हमारे रेक्टम को पोजीशन में रखने के लिए हेल्प करते हैं, जिसको कि हम लोग सपोर्ट ऑफ रेक्टम कहते हैं। ठीक है, कौन से पढ़े हमने? पहला हमने पढ़ा वॉल्डेयर स्पेशिया, दूसरे हमारे लैटरल लिगामेंट है, और तीसरा है हमारा डेनोनविलियर स्पेशिया। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियरली। ये कहाँ प्रेजेंट है? एंटेरियरली। और लैटरल लिगामेंट साइड्स। ठीक है, तो ये तीनों साइड से हमारा रेक्टम सपोर्टेड है। यहाँ पर हमारा रेक्टम का पार्ट खत्म होता है। अब इसके बाद में जो लेक्चर होगा वो हमारी एनल कैनाल के ऊपर होगा। ठीक है।